Hey, good morning everyone. This is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. And today we are going to discuss about distribution of electrical power. Where we are going to discuss about DC distributor and method of solving problem in AC distribution. Okay? So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जनरली इसके 4 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। अगर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी एक एंड से फेड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। तो अगर ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे ए पॉइंट पे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फीडिंग कर रहा है, ठीक। ए पॉइंट पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर फीडिंग कर रहा है, मतलब पावर को सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दो एंड्स हैं ए और बी, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे फीडिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। तो जो टोटल करंट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स या अलग अलग सर्विस मेन्स को क्या होगी, सप्लाई होगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ से निकली, तो यहाँ पे क्या गई, I1 गई, है ना। बची क्या अब मेरे पास, I2 प्लस I3। तो इस फीडर में क्या जाएगी, I2 प्लस I3, इस पॉइंट से I2 प्लस I3, फिर I2 प्लस I3 में क्या हो गया, ये निकल गई, तो बची क्या, I3, है ना। तो ऐसे करके मेरा फीडिंग स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर हम फिर से देख लेते हैं एक बार हो क्या रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले में कितनी करंट जाएगी, I1, दूसरे वाले में करंट कितनी जाएगी, I2, तीसरे वाले में करंट कितनी जाएगी, I3। कॉमन सी बात है ना। तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे जो करंट है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ से I1 निकल गई तो बची कितनी, I2 प्लस I3। फिर यहाँ से अगर I3 निकल गई तो बची कितनी, ओनली I3, सॉरी I2 निकल गई तो बची कितनी, ओनली I3। तो ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक एंड पे फेड होता है तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड। अगर दोनों एंड से मेरा डिस्ट्रीब्यूटर फेड कर रहा है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर फेड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। अब अगर मान लीजिए कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हो गया खराब, है ना, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो ये वाला फीडिंग पॉइंट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अब पॉइंट बी सप्लाई करेगा। तो कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूटी हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर। अगर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एकदम बीचों बीच क्या कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, तो बीचों बीच फीडिंग करेगा तो दोनों तरफ वो सप्लाई को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। नेक्स्ट है क्या, रिंग मेन डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। तो रिंग मेन सिस्टम तो हमने पढ़ा ही है, क्या है, एक फीडर आता है, एक रिंग में पहुंचता है और उस रिंग के अलग अलग पॉइंट से अलग अलग लोड्स लिए जाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे बी से लिया गया है, सी से लिया गया है, डी से लिया गया है, ई से लिया गया है, अंडरस्टूड। तो ये है रिंग मेन डीसी डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है और डीसी डिस्ट्रीब्यूटर केबल इज 1000 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है भैया, 1000 मीटर लॉन्ग है मेरा केबल, है ना। तो 1000 मीटर अगर लॉन्ग है और चीजें क्या क्या दी हुई हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए गए हैं बी सी डी, ठीक। तो बी पॉइंट जो है वो 250 मीटर की दूरी पे है और उस पॉइंट से 100 एम्पियर का लोड लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 750 मीटर्स की डिस्टेंस पे और वहां से 200 एम्पियर का लोड लिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्या, डी, जो कि 1000 मीटर की डिस्टेंस पे है और वहां से 300 एम्पियर का लोड लिया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी का क्या निकालिए, वोल्टेज निकालिए, है ना। और जबकि आपको पॉइंट ए का, जैसे कि नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज 0.025 ओम पर 1000 किलोमीटर। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1000 मीटर्स, रेजिस्टेंस आपको दिया है पर 1000 मीटर्स का कितना, 0.025 ओम। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द वोल्टेज। सारे वोल्टेज आप फाइंड करें बी सी डी पे। अगर पॉइंट ए पे वोल्टेज जो है वो मेंटेन है कितना, 250 वोल्ट। ओके, तो हर पॉइंट का वोल्टेज आपको पता करना है। तो अगर पॉइंट बी का वोल्टेज अगर हमको पता करना है तो हमको चाहिए होगी रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, अंडरस्टूड। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी जब निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हमको पर 1000 मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे।
तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा 0.025 बाई 1000, जो कि यहां से दिख रहा है आपको ये वाला 0.025 बाई 1000, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस आई तो 250 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.025 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 250। अब क्योंकि इनकमिंग वायर और आउटगोइंग वायर दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो सब में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह हम BC जो डिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या है 0.025 डिवाइडेड बाई 1000, तो BC की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 500 मीटर, क्योंकि इसको दिया गया क्या 750 मीटर पे। तो A से C तक की डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर, है ना। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर, तो ये कितना बचा भैया 500 मीटर। तो 500 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 बाई 1000, क्योंकि वो 1 मीटर का रेजिस्टेंस है, तो 500 मीटर का कितना होगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनकमिंग आउटगोइंग के लिए। उसी तरह CD है, तो CD की डिस्टेंस कितनी है भैया, A से D तक की डिस्टेंस कितनी है मेरी 1000 मीटर, है ना, दिया हुआ ये। अब क्वेश्चन ये है कि A से C तक की डिस्टेंस कितनी है मेरी 750 मीटर, क्योंकि 500 इसकी और 250 इसकी, तो 750 मीटर हो गई, तो बचा कितना 250 मीटर, तो 250 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RCD निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हर सेक्शन में करंट कितनी जा रही है ना। तो अब अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल करंट है 100 एम्पियर, 200 एम्पियर और 300 एम्पियर, तो सेक्शन AB में करंट कितनी जाएगी, ये टोटल करंट जाएगी 100 प्लस 200 प्लस 300, मतलब कितनी 600 एम्पियर जाएगी कि नहीं जाएगी, 600 एम्पियर करंट जाएगी AB में, सेक्शन AB में। ठीक, तो सेक्शन AB में वो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कितना है 0.0125 एम्पियर, है ना। तो सेक्शन AB में जो वोल्टेज का लॉस होगा वो कितना होगा बताइए, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो रेजिस्टेंस कितना है 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना करेंगे 600, तो 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय 600, ये मेरा वोल्टेज का ड्रॉप होगा सेक्शन AB में। और सेक्शन A पे जो वोल्टेज को मेंटेन किया गया है वो कितना है 250 वोल्ट। तो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे क्या किया गया है, VB का वोल्टेज अगर हम निकालते हैं, VB का वोल्टेज निकालते हैं तो VB का वोल्टेज होगा VA माइनस IAB मल्टीप्लाइड बाई RAB। तो IAB हमको पता ही है टोटल करंट 100 प्लस 200 प्लस 300, तो ये हो गई कितनी 600 एम्पियर। और RAB हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.0125, है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो VB की जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 242.5, तो यहाँ पे मिल गया हमको वोल्टेज 242.5। नेक्स्ट जब हम निकालने जाएंगे तो वही प्रोसेस होगा, जब हम VC का वोल्टेज निकालेंगे तो हमको क्या होगा VB माइनस IBC मल्टीप्लाइड बाई RBC। VB अगर VC निकालते हैं VB माइनस IBC मल्टीप्लाइड बाई RBC, कॉमन सी बात है ना। तो जब ये सारी चीजें आपको पता ही है, VB आपने निकाल लिया कितना 242.5। अब बात है किसकी, करंट इन सेक्शन BC। तो भैया इसमें 100 एम्पियर जा ही चुकी है, तो बची कितनी और 600 एम्पियर टोटल थी, 100 एम्पियर इसमें निकल गई तो बची कितनी 500 एम्पियर, है ना। तो अब इस सेक्शन में करंट कितनी जा रही है 500 एम्पियर, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ ड्रॉप मिल जाएगा। और VB का वोल्टेज हमने निकाल ही लिया है तो आपको 230 वोल्ट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या करंट इन सेक्शन CD। तो CD में करंट कितनी जा रही है भाई CD सेक्शन में, अब टोटल करंट कितनी थी 600, 100 यहाँ निकल गई, 200 यहाँ निकल गई, मतलब 300 निकल चुकी है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी भाई 300 एम्पियर, है ना। तो 300 एम्पियर करंट जाएगी और 300 एम्पियर के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना 0.0125, तो इसमें ड्रॉप कितना होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और VC का वोल्टेज हमने कितना निकाल लिया है 230 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा VC माइनस ICD मल्टीप्लाइड बाई RCD, तो 230 माइनस 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.125 आपको मिलेगा कितना 226.5। तो ऐसे हमको अलग अलग पॉइंट का क्या निकालना है करंट निकालना है DC के केस में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं AC डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। ठीक, तो AC डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी बातें
डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर डीसी की बात करें तो डीसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी में जो ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के द्वारा होता है ना। तो अगर तीनों के कारण मेरा जो ड्रॉप हो रहा है तो हमको तीनों को लेना होगा, है ना। सिर्फ रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते अगर एसी की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को वेक्टर के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, ठीक, मतलब फेजर डायग्राम बना के। ओके, तो इन एसी सिस्टम जो पावर फैक्टर होता है उसको अकाउंट पे लेना पड़ता है, ठीक। अब लोड जो है वो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, टैप हो रहा है, ठीक। तो क्योंकि लैगिंग लोड होगा या लीडिंग लोड होगा, तो अगर लैगिंग लोड है तो उसका पावर फैक्टर अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, कॉमन सी बात है ना। तो अब जो ये रेफरिंग टू पावर फैक्टर, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। देयर आर टू वेज ऑफ रेफरिंग पावर फैक्टर, ठीक। तो जो पहला वे है वो या तो रिसीविंग एंड के वोल्टेज को क्या किया जाए, रेफर किया जाए, है ना। जो पावर फैक्टर है वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज को रेफर किया जाए, और दूसरा वे है वो है इट मे रिफर टू द वोल्टेज एट द पॉइंट इटसेल्फ, ठीक। इट मे रिफर टू द वोल्टेज एट द लोड, जो लोड का वोल्टेज है उसको रेफर किया जाए, है ना। पहला पॉइंट क्या, रिसीविंग एंड के वोल्टेज को रेफर किया जाए या तो लोड को रेफर किया जाए। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, आगे हम इसको देखते हैं तो और क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है क्या, देयर आर several ways of solving AC distribution problem. However, symbolic notation method has been found to be most convenient for this purpose. In this method, voltage, current and impedance are expressed in complex notation and the calculation are made exactly as DC distribution. तो कैलकुलेशन आपकी वैसे ही होनी है, लेकिन आपको क्या करना होगा, वोल्टेज, करंट और इम्पिडेंस को एक्सप्रेस करना होगा। ओके, और ये सारी जो कैलकुलेशन होगी वो किस में होगी, कॉम्प्लेक्स में होगी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं भैया होता क्या है एक्चुअल में, मेथड क्या है। अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को, तो भैया एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में क्या है कि पावर फैक्टर रिफर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो पहला मेथड बताया गया, पावर फैक्टर रिफर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो सबसे पहले तो आपको करंट चाहिए। तो अगर ए पॉइंट से जो ए फीडर है तो यहाँ से देखा जाए तो हमको टोटल करंट कितनी है, I1 प्लस I2, है ना। यहाँ पे अगर I1 ले लिया जाएगा तो बचेगी क्या, इस सेक्शन में I2, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगी, I2, कॉमन सी बात है। तो अगर I2 है यहाँ पे और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इसका हमको क्या चाहिए होगा, इम्पिडेंस चाहिए होगा। तो इम्पिडेंस क्या होगा, R1 प्लस JX1, है ना। उसी तरह अगर इस सेक्शन का इम्पिडेंस चाहिए तो यह है क्या, R2 प्लस JX2, जो आपको गिवन रहेगा जनरली। ओके, तो वही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो जैसे ZAC है, इम्पिडेंस ऑफ AC सेक्शन, तो वो क्या है, R1 प्लस JX1। ZCB है तो वो क्या है, R2 प्लस JX2, ठीक। अब अगर I1 की बात की जाए, है ना, I1 करंट की बात की जाए, क्योंकि लैगिंग लोड है तो क्या होगा, I1 सिर्फ I1 नहीं रह जाएगा, I1 मल्टीप्लाइड बाई cos θ1 माइनस J sin θ1। आपको cos θ1 की वैल्यू दी रहेगी, आपको sin θ1 निकालना होगा, जो कि बहुत इजी है ना। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू cos θ1 माइनस J sin θ1। उसी तरह I2 की वैल्यू आपको दी रहेगी, तो I2 कैसे निकालोगा, जो एक्चुअल I2 है, क्योंकि लोड करंट हमको निकालनी है, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 cos θ2 माइनस J sin θ2, है ना, ठीक। उसी तरह आप अब क्या करोगे कि टोटल करंट निकालोगे, ठीक। I1 और I2 अगर आपको निकल जा रही है तो आप क्या करोगे, टोटल करंट निकालोगे, जो कि यहाँ पे है। तो I1 I2 अगर निकल गई तो I1 प्लस I2 वाला जो कॉस वाला सेक्शन है दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगी। अब बात यह है कि CB सेक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो CB सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए पहले तो ये पता करना होगा कि CB सेक्शन में करंट कौन सी जा रही है। तो कौन सी करंट जा रही है, I2 वाली करंट जा रही है। तो I2 cos θ2 माइनस J sin θ2 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस JX2। बस इसमें सब चीजें वही सेम है, बस आपको कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, कैलकुलेशन करना, ठीक। तो वही सारी चीजें हो गई। फिर वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB, ठीक। तो CB सेक्शन में वैसे निकाल लिया, है ना। और अगर AC सेक्शन में निकालना चाहते हो तो AC सेक्शन में मेरे पास क्या है भाई, ध्यान से देखिए। AC सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, ये होगा I1, ये 1, क्योंकि, और यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, ठीक, क्योंकि AC सेक्शन में I1 प्लस I2 दोनों ही करंट जाती है ना। तो
ये I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान देंगे। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी क्लियर। ओके, तो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो VA प्लस VAC प्लस VCB, VA प्लस VAC प्लस VCB, ये तीनों का वोल्टेज का जो सम होगा वही क्या होगा, मेरा सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा। सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर क्या होगा, cos थीटा एस। सेंडिंग एंड में जो करंट, सॉरी यहाँ वोल्टेज लिखा हुआ, सेंडिंग एंड करंट क्या होगी, IA, जो कि I1 प्लस I2 का सम होगी, है ना। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा फेजर डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये करंट आ रही है मेरी क्या, फीडिंग से, ये मेरा फीड हो रहा है, ठीक। अब देखिए A पॉइंट पे फीडिंग हुई, ये फीडर आगे बढ़ा, B पॉइंट से जो V पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो गया, VB, जिसको हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। VB को रेफरेंस ले रहे हैं, इसमें करंट कितनी गई, I2, तो VB से I2 नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये करंट इसमें एंटर कर गई, तो बना क्या, I2 cos थीटा 2। जनरली वो क्या होगा, I2 cos थीटा 2 माइनस J sin थीटा 2, बस cos थीटा 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, I2 के चलते जो लॉस होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो I2 के चलते जो लॉस होगा वो क्या होगा, I2 R2 होगा, ठीक, जो कि इसके एकदम पैरेलली बनेगा, ठीक, I2 के एकदम पैरेलली बनेगा। नेक्स्ट देखिए, I2 R2 बन गया। अब X2 की बात करेंगे, अगर क्योंकि इसमें R2 भी है और X2 भी है, तो I2 X2 उसके क्या करेगा, एकदम परपेंडिकुलरली बनेगा। तो परपेंडिकुलरली बनेगा तो उसका जो ये R2 और X2 का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, R2 प्लस JX2, या उसको हम क्या लिख सकते हैं, Z2। ओके, अब देखिए, अब आ गया बात किसका, पॉइंट C का। तो अब देखिए, ये जो VC का वोल्टेज है ये किसका किसका सम है, ध्यान से देखिए। एक तो ये जो VC का वोल्टेज है वो एक तो यहाँ पे जो VB वोल्टेज है उसका, और यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है उसका, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप क्या हो रहा है, I2 Z2, और VB का वोल्टेज VB प्लस I2 Z2 ही क्या है, मेरा VC है, जो कि यहाँ बनाया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब जो करंट आई वो क्या आई, VC, सॉरी IC, तो IC भी बन जाएगी। तो IC में, सॉरी C पे जो करंट आई वो कौन सी है, I1, तो I1 इधर आ गया, जो कि VC के चलते पैदा हो रहा है, और ये क्योंकि लैगिंग है इसलिए नीचे की तरफ बनेगा। ओके, क्लियर है। अब इसके चलते जो ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप किस सेक्शन में होगा भाई, AC सेक्शन में होगा, ठीक। तो ये इसके एकदम पैरेलली बनेगा, है ना। देखिए, ये IAC बाई R1 एकदम पैरेलली बने। अब इसके बाद क्या बनेगा, IAC मल्टीप्लाइड बाई X1। तो देखिए क्या हो रहा है, IAC मल्टीप्लाइड बाई X1, दोनों का सम क्या हो जाएगा, IAC मल्टीप्लाइड बाई Z1, है ना। क्लियर है इतना, IAC मल्टीप्लाइड बाई Z1। अब देखिए, I तो मेरा जो क्या है, जो VA है वो किसका किसका सम है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। VA जो है वो VC वोल्टेज और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका सम है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, IAC मल्टीप्लाइड बाई क्या, IAC मल्टीप्लाइड बाई क्या, Z1। तो IAC मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस JX1, या हम Z1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी एक तो ये वोल्टेज और इस वोल्टेज ड्रॉप का सम ही क्या है, मेरा VA, जो कि यहाँ पे बना दिया गया है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखिए, I1 और I2, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो एंटर कर रही है क्या, I1 और I2, तो I1 और I2 का जो सम होगा वो क्या होगा, है ना, उसी को तो बोलेंगे IAC। देखिए, I1 और I2 का सम क्या हो जाएगा, IAC। तो यहाँ पे भी इसका वेक्टर समेशन कर दिया गया है। तो समझ में आया वेक्टर डायग्राम कैसे बना है। अब सबके बीच का एंगल यहाँ पे शो किया गया है, ठीक, तो आप देख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं AC के बारे में, ठीक। देखिए, तो क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि एक AC डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि 200 मीटर लॉन्ग है ना, कितना मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर लॉन्ग है, और फेड करता है किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। इट मींस सेंडिंग एंड, जहां से वोल्टेज को सेंड किया जाता है वो क्या होता है, सेंडिंग एंड होता है, और B क्या है, मेरा रिसीविंग एंड है, ठीक।
तो बी को ही हमको रेफरेंस लेके चलना है, रिसीविंग एंड को रेफरेंस लेके चलना है, ठीक। तो ए पॉइंट मेरा सेंडिंग एंड है, जहां से डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर तक वोल्टेज को भेजा जा रहा है, ठीक। रेजिस्टेंस बाय रिएक्टेंस जो पर किलोमीटर है वो है 0.2 प्लस जे 0.1 वॉट पर किलोमीटर लेंथ। θ1 θ2 विद रिस्पेक्ट टू वीबी, θ1 और θ2 विद रिस्पेक्ट टू वीबी आपको दिया हुआ है रिसीविंग एंड का। तो cos θ1 की वैल्यू दी हुई है 0.707 लैग और cos θ2 की वैल्यू दी हुई है 0.8 लैग, ठीक। तो अब देखिए 100 मीटर, अब जो ये डायग्राम में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि 100 मीटर की लेंथ है किसकी, एसी सेक्शन की, और 100 मीटर की लेंथ है सीबी सेक्शन की। तो अगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पर किलोमीटर लेंथ का आपको क्या दिया हुआ है, इंपीडेंस दिया हुआ है 0.2 प्लस जे 0.1 पर किलोमीटर, ठीक। तो एक किलोमीटर का अगर आपको दिया हुआ है, किसका, 1 किलोमीटर का दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा, है ना। 100 मीटर को किस में, किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 100 बाई 1000, है ना। तो 100 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस जे 0.1, तो क्या आ जाएगा, जेड एसी आ जाएगा, ओके। तो इतना क्लियर है। उसी तरह हम निकालेंगे क्या, 100 बाई 1000 किया और क्या निकाला, 0.2 प्लस जे 0.1, ओके, क्लियर है इतना। तो हमको जेड एसी मिल जाएगा। थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेटर से या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसी तरह जेड सी बी भी 100 मीटर का ही है, तो आंसर आएगा वही मेरा सेम, ठीक। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो I1 और I2 की। अगर I2 की बात करें तो I2 में कौन सा पावर फैक्टर होगा भैया, cos θ2, है ना। तो cos θ2 हमको गिवन है, sin θ2 निकालना पड़ेगा, ठीक। तो cos θ2 दिया हुआ है 0.8, तो sin θ2 क्या हो जाएगा 0.6, तो वहां पे हम पुट कर देंगे cos θ2 और sin θ2 की वैल्यू। तो ये हो गया कितना, 200। I2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए I2 की वैल्यू आपको डायग्राम में दी हुई है। I2 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 प्लस 0.6, तो वहाँ से आपको I2 मिल जाएगा। उसी तरह I1 निकालेंगे तो I1 की वैल्यू आपको 100 दी हुई है एंगल θ1 के साथ, तो θ1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.707, तो जो कॉस होता है 0.707 वही साइन भी होता है, तो पुट करेंगे तो I1 आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगर अलग अलग सेक्शन में करंट की। तो अलग अलग सेक्शन में करंट की बात करेंगे तो इस सेक्शन में करंट कितनी आ रही है, एसी सेक्शन में। तो एसी सेक्शन में करंट होगी क्या, जो टोटल करंट होगी I1 प्लस I2, ठीक। तो I1 और I2 को अगर ऐड कर देंगे तो सेक्शन एसी की करंट मिल जाएगी। उसी तरह सेक्शन सीबी में अगर I1 यहाँ से निकल गई तो बची कितनी, सिर्फ I2। तो अलग अलग सेक्शन में करंट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हर सेक्शन का हमको क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक। तो पहले सेक्शन में इंपेडेंस कितना है, जेड एसी, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया है। दूसरे सेक्शन में इंपेडेंस कितना है, जेड सीबी, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो सेम वैसी ही कैलकुलेशन हो रही है जैसा हमने डीसी में किया है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, वही किया गया है वीसीबी। अगर वीसीबी का वोल्टेज अगर हम निकालते हैं तो वीसीबी का वोल्टेज क्या है, आईसीबी मल्टीप्लाइड बाई जेड सीबी, है ना। तो निकाल लेंगे इजिली। बस देखिए इसको थोड़ा पोलर फॉर्म में चेंज करके फिर से कन्वर्ट किया गया कॉम्प्लेक्स में। उसी तरह फिर देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस सेक्शन एसी, तो वो क्या हो जाएगा, आईएसी मल्टीप्लाइड बाई जेड एसी, तो आपको मिल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो पूरे सिस्टम में होगा वो क्या होगा, वीएसी प्लस वीसीबी, है ना। तो वो भी निकल जाएगा। 11.24 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपको ड्रॉप निकालना है क्वेश्चन में। तो 11.24 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एट द एंगल, जो कि VA और VB के बीच का जो एंगल है वो क्या है, -11.9 डिग्री, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जिसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर फैक्टर रिफर टू द रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। तो सेम वही डायग्राम बनना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कि डिफरेंस क्या है भैया, कि रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज का हमको क्या लेना है, पावर फैक्टर लेना है, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखिए, लेट द पावर फैक्टर ऑफ लोड आर रिफर्ड टू द देयर रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज का क्या पावर फैक्टर हमको पता होना चाहिए। तो देन θ1 इज द फेज एंगल बिटवीन VC एंड I1, ठीक। मानते हैं कि θ1 जो है VC और I1 के बीच का फेज एंगल है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस फेजर डायग्राम में VC और I1 मतलब
ये वाला सेक्शन I1 और ये जो ऑरेंज से शो किया गया है, दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है? θ1। क्लियर है? उसी तरह θ2 किसके किसके बीच का होगा? VB एंड I2 के बीच का, VB एंड I2 के बीच का। तो देखिए VB और I2, VB और, ध्यान से देखिए फिर से, VB और I2 के बीच का एंगल कितना है? θ2। और VC और I1 के बीच का एंगल कितना है? θ1। क्लियर है? इतना क्लियर है हमको? तो अगर VCB निकालेंगे तो VCB क्या हो जाएगा भाई? I2 मल्टीप्लाइड बाई ZCB। तो I2 है, तो I2 में क्या है? cos θ2 माइनस j sin θ2 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस jx2। ये तो क्लियर है इतना? अब अगर I1 की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू VC, I1 विद रिस्पेक्ट टू VC की बात करते हैं, ठीक? तो जैसे कि हम पहले निकालते थे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, वोल्टेज एट पॉइंट सी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज एट पॉइंट सी निकालिए, अभी तो हमने टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाला था इसके पहले, अगर अब हमको वोल्टेज ड्रॉप एट पॉइंट सी निकालना है तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, है ना? तो वोल्टेज ड्रॉप एट सेक्शन सी के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको VB का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, प्लस VB का वोल्टेज ड्रॉप, प्लस सेक्शन CB में VB पे कितना वोल्टेज है, प्लस सेक्शन CB में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये पता होना चाहिए, ठीक? तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो I1 जो है, I1 में जो करंट आ रही है वो, उसमें एंगल कितना है? -θ1। क्यों? क्योंकि एंगल इसलिए -θ1 है क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है। अंडरस्टूड? क्या है? लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक? विद रिस्पेक्ट टू VC, I1 अगर विद रिस्पेक्ट टू VC देखा जाए तो, I1 विद रिस्पेक्ट टू VC देखा जाए तो, अब अगर I1 विद रिस्पेक्ट टू VB देखा जाए, है ना, I1 विद रिस्पेक्ट टू VB देखा जाए तो कितना होगा? ये I1 से VC की डिस्टेंस कितनी थी? θ1। और देखिए अब अगर VB की बात आ जाएगी तो उसी θ1 को हम क्या लिख सकते हैं? वहां पे θ1 की जगह θ1 माइनस अल्फा, तभी ये एंगल हमको मिल जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई? θ1। ये डिस्टेंस कितनी है? अल्फा। तो θ1 माइनस अल्फा लिखेंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा, है ना? तो वही लिखा गया यहाँ पे, θ1 माइनस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू VB। I1 विद रिस्पेक्ट टू VC क्या था? I1 एंगल माइनस θ1। अब I1 विद रिस्पेक्ट टू VB क्या हो जाएगा? I1 माइनस θ1 माइनस अल्फा, ठीक? तो अगर इसको हम cos के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos θ1 माइनस अल्फा माइनस j sin θ1 माइनस अल्फा। I1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू VB, ये क्यों निकाला जा रहा है अब समझ में आएगा, ठीक? तो उसी तरह यहाँ पे I1 और I2 का सम किया गया है, तो IAC जो होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2। तो I1 क्या आया आपका? cos θ1 माइनस अल्फा माइनस j sin θ1 माइनस अल्फा, प्लस I2 cos θ2 माइनस j sin θ2, है ना? तो ये आ गया आपका टोटल IAC का वैल्यू, ठीक है? तो वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन AC क्या होगा? IAC मल्टीप्लाइड बाई ZAC, IAC मल्टीप्लाइड बाई ZAC, है ना? तो अब अगर वोल्टेज ड्रॉप एट पॉइंट A निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? वोल्टेज ड्रॉप एट पॉइंट A या वोल्टेज एट पॉइंट A, तो वोल्टेज एट पॉइंट A क्या क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखिए, पहले तो आपको VB का वोल्टेज चाहिए, फिर VCB में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, है ना? VCB में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो निकालिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, तो सबसे पहले क्या, VB का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो वो, VCB में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, सॉरी VB का वोल्टेज कितना है वो, VCB में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो, VAC में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, ये तीनों का जब सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा VA का वोल्टेज। अंडरस्टूड? तो ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप निकाला गया है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोई कि θ1 माइनस अल्फा की करने की क्या जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पावर फैक्टर रिफर टू द रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज।
है ना। तो पावर फैक्टर रिफर टू द रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज जब आप निकालोगे तब आपको ये करना ही पड़ेगा। एक बार क्या I1 को VB से और एक बार I1 को VC से, है ना। तो एक बार VB में एंगल कितना है I1 का, ठीक, और एक बार I1 का VC में एंगल कितना है। तो VC में एंगल जो था वो तो कॉमन सी बात है, क्योंकि VC से ही I1 आया है तो वो हो जाएगा -θ1। और क्योंकि जब हम VB से निकालेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर रिफर टू द रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज निकालना है, तो जब VC से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी VB से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा θ1 - अल्फा। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है आज के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल।